डे टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में स्टार्ट करने से पहले याद है कल अपन ने लूप होल्स देखे थे। लूप होल देखने के बाद अपन ने स्टार्ट किया था कि इस इंडेक्स में अपने को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले था इंडेक्स 32, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, ऑफसेटिंग, देन 109 में मेजरमेंट, रिकॉग्निशन, डी रिकॉग्निशन किसका, फाइनेंशियल एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी। ये तीनों आइटम्स को डेफिनेशन कैसे इसे क्लासिफाई करेंगे, इनका ऑफसेटिंग वगैरह कैसे होगा, और साथ ही साथ जब हम काउंटिंग सीखेंगे तो कुछ डिस्क्लोजर्स इंपॉर्टेंट जो है वो अपन देख लेंगे। ठीक है, 107 अपन बहुत रेयर पढ़ेंगे, मतलब कम से कम ही होगा अपना कवर। क्यों? क्योंकि पहली बात एग्जाम में आता नहीं है, दूसरी बात आपको भी पता है 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है, तो वो मैक्सिमम इन दोनों चीजों से फोकस करते हैं। हाँ, इन डिस्क्लोजर्स में जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टैंडर्ड्स डिस्क्लोजर्स हैं वो अपने यहाँ पे कवर होते जाएंगे। ठीक है, चलो तो यहीं से आगे बढ़ते हैं अपन, अभी तक जो अपन ने पढ़ा। ठीक है, तो अब याद रखना इस चैप्टर का फ्लो कैसे चलेगा। पहले तो अपने को मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते क्या हैं, तो आपकी बैलेंस शीट के कुछ आइटम्स मैंने बता दिए कि ये सारे जितने पे भी क्वेश्चन मार्क था बॉक्स में, ये सब के सब क्या है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अब इनमें कुछ हो सकते हैं एसेट, कुछ हो सकते हैं लायबिलिटी, कुछ हो सकती है इक्विटी। कौन क्या है उसका क्लासिफिकेशन अब अपने को समझने के लिए इंडेक्स 32 में चलना पड़ेगा। ठीक है, तो फ्लो क्या रहेगा अपना कि हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट समझेंगे होता क्या है अब ये। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग यहीं पे कर लेना, इंडेक्स 32। ठीक है, पेज नंबर बताना बुक का, 205 ना। एक सेकंड, ये रहा। हम्म 32। नीचे गाना कौन बजा रहा है उसको बोलना स्लो कर ले, बस स्टैंड वाले गाने बजा रहे हैं। हाँ हाँ, तो अब हम यहां से चालू कर रहे हैं ये पेज, अभी तक अपन ने ये सब देखा सिर्फ। ठीक है, नाउ डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में डेफिनेशंस। इसमें अपन को पढ़ना क्या है, पार्ट 1 डेफिनेशंस। ठीक है, हैशटैग नंबर 1, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, पहले अपन समझेंगे मीनिंग, फिर चलेंगे डेफिनेशन पे इसी की। तो फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, मॉनेटरी टर्म्स में कुछ कैश से रिलेटेड है ना। इंस्ट्रूमेंट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो बेसिकली अगर अपन इसको थोड़ा सा फुल फॉर्म में ही लिखूं मैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, और इसी से अपन मीनिंग ड्राइव करें तो वर्ड फाइनेंशियल मींस, जैसा आपने बताया कैश, मतलब एनीथिंग विच इज इन मॉनेटरी टर्म्स, करेक्ट। एंड इफ आई टॉक अबाउट इंस्ट्रूमेंट, ये लेमन भाषा में बात कर रहा हूं मैं, है ना। इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कैश से रिलेटेड हो। अब वो कैश से रिलेटेड है, मतलब कैश में सेटल होने वाला है या तो आज या इन द फ्यूचर,
दैट इज नोन एज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बहुत बेसिक लैंग्वेज। बेसिक क्या बोले सर? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो या तो कैश में सेटल होगा, है ना, कैश में सेटल होगा इधर टुडे और इन द फ्यूचर। अच्छा, इन द फ्यूचर जब ये सेटल हो रहा है तो हो सकता है आप कैश की जगह पे उसको इक्विटी शेयर्स दे दो, है ना। तो कहना इसे कंसिडरेशन जहां कैश देना तो उसके बदले में आपने क्या दे दिया? इक्विटी। तो भी तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही कहलाएगा, करेक्ट। अच्छा, तो यहां कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, और साथ साथ में लिखते चलना ये सब बिटवीन। हाँ, ये केस स्टडी में एमसीक्यू जो आते हैं ना, वहां काम आ जाएगा ये इंडेस 32, है ना। और 109 में जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपने को वहां पहचानना पड़ता है कि फाइनेंशियल एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को आंसर देना है या फाइनेंशियल लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो वो समझने के लिए भी अपने को ये स्टैंडर्ड पढ़ना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सोचो एग्जाम में नहीं आ रहा है। हाँ, मतलब इसमें डेफिनेशन ही डेफिनेशन दी, ठीक है। सो बिटवीन टू पार्टीज वेदर, अब ये तो आपने बचपन से ही पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट या तो रिटन होगा या ओरल वर्बल जिसको बोलते हैं, है ना। करेक्ट। नाउ ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, जस्ट अ मिनट, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तीन तरीके का, सॉरी दो तरीके का हो सकता है। और ये जो कैश है, कैश के दो मतलब है। कैश के दो मतलब है, कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के और कैश के दो मतलब। चलो कॉन्ट्रैक्ट का पहले मैं बता देता हूं। वैसे मैंने कल बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये फ्यूचर से रिलेटेड है तो कहना इसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बोल सकता हूं मैं, है ना। है ना, और इसको क्या बोलूंगा मैं? नॉन डेरिवेटिव, क्योंकि ये आज ही सेटल होगा। ये सब पहले कभी एएस में कवर नहीं था। अच्छा, कैश में सेटलमेंट हो रहा है तो या तो आप कैश दे दोगे या इन द फ्यूचर आप इक्विटी देने वाले हो। इक्विटी क्या होता है? हमने बिजनेस कॉम्बिनेशन खत्म कर दिया है। इक्विटी इज नथिंग बट द नेट असेट्स ऑफ द कंपनी। Basically that value, net asset is nothing but the all assets at market value less all liabilities at market value, that is fair value or payable value, correct। तो ये हो जाएगा any amount of cash or amount equal to net assets of company, ठीक है। सो दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का लिटरल मीनिंग क्या है? हाँ, एनी कॉन्ट्रैक्ट विच कैन बी सेटल्ड टुडे और इन फ्यूचर either in the form of cash or in the form of net assets value of the company, correct। and the contract will be in written, oral or verbal form, correct। now hashtag number 2 मतलब कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब अपन देखेंगे इंडेस की डेफिनेशन क्या है। इंडेस बोलता है एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रिएट्स financial asset for
one entity and financial liability or equity for another entity. मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज हैं, तो एक के लिए वो फाइनेंशियल एसेट होगा, दूसरे के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी या फिर इक्विटी होगा बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन. तो यहां से अपने पास तीन वर्ड्स आ गए. ये आपकी इंड एस की डेफिनेशन है. बट सोच के देखना, ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल है, क्या वो यहां कवर होना चाहिए क्या? हमने मीनिंग में क्या देखा? कॉन्ट्रैक्चुअल होना चाहिए. अगर नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल है तो क्या यहां कवर होगा? नो. ठीक है, तो याद रखना, याद रखना हैशटैग नंबर 3 में exclusions, exclusions of फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. एक्सक्लूजन्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहला, सर, एनी एसेट और लायबिलिटी which is नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल. कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं है सर, ऐसे कौन से हो सकते हैं एसेट्स जो नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल? पीपीई, इंटेंजिबल, जिन पे अदर इंडियस है, वो सारे के सारे नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल हैं. डेटर तो कॉन्ट्रैक्चुअल है ना, डेटर कॉन्ट्रैक्चुअल है. करेक्ट. गुड मॉर्निंग आर्यन. इतना लिखो साथ में. नो, नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल is not covered under this standard. इस स्टैंडर्ड में ना बेसिकली थ्योरी थ्योरी ज्यादा, कोई ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है. सिर्फ एनालिसिस करना है, केस स्टडी टाइप पूरा. अगले 2 दिन अपने को बिना अकाउंट्स के काम चलाना है. ठीक है, चलो एग्जाम्पल लिख लो. एग्जाम्पल ए. सर ए में क्या लिखते हैं? पीपीई, इंटेंजिबल असेट्स, है ना, इन्वेंट्री एक्सेट्रा. इनकम टैक्स लायबिलिटी, इनकम टैक्स लायबिलिटी. सी, which has a separate इंडेक्स. बेसिकली अगर आपने कल की बैलेंस शीट देखी हो तो उससे आपको क्लियर हो गया होगा कि जिन जिन के पास खुद का सेपरेट इंडेक्स है उस पर क्यों ये लगेगा. सोच के देखो ना, उस पर ऑलरेडी डिफाइन करने के लिए उनका पर्टिकुलर इंडेक्स है. नोट डाउन करो. क्लास प्लस पे कितने हैं? गुड मॉर्निंग अमृतांश, खुशी, आरवी, गुड मॉर्निंग. डन. नाउ सर ऐसे कौन से हैं जिनके अंदर इंडेक्स है? लीज, इनकम टैक्स, सॉरी, एम्प्लॉय बेनिफिट्स,
ठीक है, क्लियर। नाउ नोट लिखना है एक, एंटिटी कैन बी इंडिविजुअल, एक पर्सन जिसके पास सारे शेयर्स हैं, कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, एनजीओ और गवर्नमेंट। सो दिस वाज द एंटायर डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सर क्या होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट? बोले सर एनीथिंग विच कैन बी सेटल्ड इन कैश either today or in the future by way of net assets. Sir contract can be derivative or non derivative. Derivative मतलब आज सेटल होगा या फ्यूचर में? सर फ्यूचर में। और नॉन डेरिवेटिव मतलब आज ही सेटलमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो सर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी के लिए फाइनेंशियल एसेट का काम करे और दूसरी पार्टी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी या फिर इक्विटी का काम करे, दैट इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। इसमें वो सारे असेट्स या लायबिलिटी कवर नहीं होंगे जो नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल हैं या जिनका सेपरेट इंडियस है, ठीक है। ओके, नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 4। अब अपन समझते हैं फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, राइट। फाइनेंशियल असेट्स, फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन बहुत छोटी सी है। फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट इज ए कैश एंड बैंक, फाइनेंशियल एसेट है ना। बी, यार मैंने इन्वेस्ट किया, मैं एक कंपनी हूं, मैंने इन्वेस्टमेंट किया है किस पे? दूसरी कंपनी के इक्विटी शेयर्स पे। तो कैन आई से मेरी कंपनी की बैलेंस शीट में या मेरी बैलेंस शीट में वो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स दिखेगा, करेक्ट। सामने वाले के लिए तो इक्विटी होगा क्योंकि उसने इक्विटी शेयर्स दी है, बट मेरे लिए तो फाइनेंशियल एसेट है ना, करेक्ट। तो ये यहां पे दूसरा पार्ट आ गया एग्जांपल में, सॉरी हाँ, यहां पे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर कंपनी, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, कैश एंड बैंक बैलेंस। देन दूसरा क्या है? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर कंपनी, चलेगा। तो कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए तो यहां इन्वेस्टमेंट आएगा ना बेसिकली। आ गया ये पार्ट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था कल वाला। इन जनरली पीपल डोंट नो दिस, दे स्टार्ट फ्रॉम दिस। नहीं ये भी नहीं, ये। सो वी टुक एंटायर वन लेक्चर। हमारी काफी बड़ी टीम है रिसर्च की, आर्यन उसके मेंबर हैं। आर्यन ने मेंबरशिप फीस ली थी 5 रुपए देके, 5 भी नहीं, सॉरी 10 रुपए। टपरी की चाय, दैट वाज द कंसिडरेशन। इवन आर्यन इज स्टिल स्लीपिंग आई गेस, बिकॉज नो रिप्लाईज येट। एंड समहाउ इफ माइक वाज ओपन तो भांडा फूट जाएगा। लाइक यू नो, यू रिमेंबर आई गेस, कौन सा चैप्टर था? पीपीई था, पीपीई था या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी था, कहीं तो ऐसा कुछ हुआ था। आर्यन के बिहाइंड में, जब नहीं देखना है तो आवाज कम कर दे, फोन बंद कर दे, सुबह सुबह। चलो एग्जाम्पल लिख लेते हैं इसका, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे, हमारी मेमोरी का कोई भरोसा नहीं है। एग्जाम्पल लिखो, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, investment in equity shares of another company. Khushi, you understood till now? Khushi is also sleeping. नहीं जग रही है। अहमदाबाद वालों पर थोड़ा भरोसा कर सकते हैं अपन, बापट स्क्वायर के आसपास वालों पे नहीं करता मैं, जो इंदौर की ही है। चल
एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे यार, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, बी के बाद सी। यार आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप एक कंपनी, अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है और ये सारे केसेस में ना, है ना, नाउ यू हैव अ राइट टू रिसीव कैश, तो कैन आई से इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, सो कैन आई से इट को, इसको मैं थोड़ा सा और हाईफाई इंग्लिश में बोलूं, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, राइट। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं सर, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, वो फाइनेंशियल एसेट होगा हमारे लिए, करेक्ट। तो हमारा तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा इसमें सर, कॉन्ट्रैक्चुअल फाइनेंशियल एसेट इज फर्स्ट ऑफ ऑल कैश एंड बैंक, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर कंपनी, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, राइट टू रिसीव कैश। नाउ एग्जाम्पल, debtors, bills receivable, investment in debenture of another company, कैन आई से कभी ना कभी तो रिडीम होगा, डिवेंचर में इन्वेस्ट किया तो आज आप डिवेंचर होल्डर बने, बट इन फ्यूचर पैसा मिलेगा रिडम्पशन के टाइम पे। डेटर मतलब उधार, बिल रिसीवेबल मतलब आपके पास एक रिसीविंग सर्टिफिकेट है, जिसे अपन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा होगा आपने, करेक्ट। तो ये सब क्या है, ये आपको राइट दे देते हैं, एक कॉन्ट्रैक्चुअल राइट है आपके पास टू रिसीव कैश इन द फ्यूचर। हाँ वो तो सामने वाले के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी जिसको देना है, बट मैं अभी असेट की बात करूं तो मेरे लिए तो राइट है, उसके लिए ऑब्लिगेशन है, उसके लिए ऑब्लिगेशन है, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स of another company, loan given, etc. So basically these are what, contractual right to receive cash, correct, contractual right to receive cash, है ना। now Now, D part. Contractual right to receive equity instrument instead of कैश। याद है मैंने बोला था नेट एसेट वैल्यू के बराबर ऑफ एनी अदर एंटिटी। कल के लेक्चर से ना एक चीज है कि अपन जब डेफिनेशन आज पढ़ रहे होंगे ना तो काफी सारी चीजें क्लैरिटी के साथ आ रही होंगी कि हाँ यार ये यहीं पे आना चाहिए। देखो ऊपर वाले में और इस वाले में फर्क क्या, ऊपर आपको राइट है टू रिसीव कैश, इसमें राइट क्या है टू रिसीव इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब आपको वो फ्यूचर में मान लो आपने डिवेंचर्स में इन्वेस्ट किया, रिडम्पशन के दौरान हो सकता है वो आपको कन्वर्जन का ऑप्शन दे दे। प्रेफरेंस शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया, रिडम्पशन के दौरान, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स 20 साल मैक्सिमम, रिडम्पशन तो होना ही होना है एक ना एक दिन, ठीक है। तो सामने वाले ने आपको डे वन पे ही क्लियर कर दिया कि ही विल गिव यू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। मतलब बेसिकली चाहे तो कैश मिले या इक्विटी मिले, आपके लिए तो वो रिसीव है, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट टू रिसीव, एंड एनीथिंग यू आर रिसीविंग is financial asset for you, correct, because it is
ड्राइविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, करेक्ट। हाँ, काइंड में तो फिर शेयर्स के अलावा भी चीजें हो जाती है ना। फिर उसने आपको डिवेंचर दे दिए, तो डिवेंचर दे रहे हो तो डिवेंचर के बदले डिवेंचर तो हो ही नहीं सकता। क्लियरली इंडेस में लिखा हुआ है कि इट इज ईदर यू विल रिसीव व्हाट, कैश और इक्विटी। मशीन दे देते तो फिर तो एक्सचेंज ऑफ एसेट हो जाता ना, पीपीई। बट पीपीई मिल रहा है ना, बट पीपीई तो इंडेस से 16 में चला गया ना, एक्सक्लूजन हो गया। क्या मिलेगा बताओ ना, सोच के देखो क्या मिलेगा। सारे बैलेंस शीट आइटम्स यहाँ पे एक्सक्लूड है। दिक्कत कुछ नहीं, सिर्फ दो ही चीजें बची, एक ये दूसरा ये बचा कहाँ है देखो ना, आपको क्या मिल सकता है। देख, बी आर के बदले बी आर तो मिलेगा नहीं, बी आर के बदले बदले बीपी मिलेगा नहीं, राइट। बी आर के बदले लोन मिलेगा नहीं। बिल्स रिसीवेबल है अगर आपके पास तो आपके लिए एसेट है, राइट। अब उस एसेट के लिए आपको पैसे चाहिए, या तो आप कैश लोगे, आप सोच के देखो, आप कैश एक्सेप्ट करोगे उसकी जगह पे, या फिर शेयर्स एक्सेप्ट करोगे, दो ही चीजें एक्सेप्ट करोगे। सर अगर मैंने लैंड एक्सेप्ट कर ली, कोई लैंड देगा? सर कोई बिल्डिंग एक्सेप्ट कर ली, कोई देगा? पागल है वो। सोच के देखो ना प्रैक्टिकली, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल केस। वो आपको या तो ओनरशिप देगा, है ना, तो उसके लिए इक्विटी हो गया। अब वो इक्विटी कब कहलाएगा ये भी समझना है। सिर्फ इक्विटी शेयर्स दे दिए इसका मतलब ये नहीं इक्विटी है। डे वन पे इंटेंशन क्या थी, उसकी बेसिस पे डिफाइन होगा। फिक्स है कि नहीं, हमने चैप्टर 1 में देखा भी था इक्विटी थोड़ा सा। नाउ इसका एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट इन कन्वर्टेबल डिबेंचर। नाउ investment in convertible preference shares, correct? Now E, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कौन सा? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फ्यूचर में सेटल होगा, करेक्ट। अभी के लिए तो यही डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच इज, आपके लिए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कब असेट बनेगा, जो जब आपके लिए फ्यूचर में बेनिफिट जनरेट हो, तभी आपको असेट कहलाएगा वो, है ना। तो बेसिकली एनी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच इज पोटेंशियली फेवरेबल for you and unfavorable for the party। आपके लिए फेवरेबल है, इसका मतलब दोस्त क्या हो गया, वो आपके लिए फायदा है ना, और वो कॉन्ट्रैक्ट ही होगा। कॉन्ट्रैक्ट आज किया, सेटलमेंट 2 महीने बाद, कॉन्ट्रैक्ट आज किया, सेटलमेंट 6 महीने बाद, ठीक है। लास्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भले ही वो क्या है, डेरिवेटिव या नॉन डेरिवेटिव, that will be settled in entities own variable number of
इक्विटी शेयर्स। सर ये समझ में नहीं आया। देखो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आज सेटल होगा या फिर फ्यूचर में, मतलब या तो डेरिवेटिव हो या नॉन डेरिवेटिव, लेकिन उसके बदले में आपको रिसीव क्या होने वाला है, इक्विटी शेयर्स ही रिसीव होने वाले हैं, लेकिन वेरिएबल नेचर के। वेरिएबल नेचर के मतलब मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपको 10 लाख के शेयर्स दूंगा। अब 10 लाख के शेयर्स कब दूंगा, 3 महीने बाद। प्राइस जो फ्यूचर में होगी 3 महीने बाद 10 लाख, मुझे टोटल शेयर्स कितने के देने, 10 लाख के। अब उस दिन पे मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर देखूंगा मैं, उसको डिवाइड कर दूंगा 10 लाख से, जितने शेयर्स बचे वो मैं आपको इशू कर दूंगा। मतलब मैंने आज जब आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्या मैंने आपको फिक्स नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट बताया, क्या नहीं, मैंने आपको अमाउंट बताया, करेक्ट। तो ये सामने वाले के लिए क्या होगा, लायबिलिटी, भले ही वो इक्विटी दे रहा है आपको, बट आपके लिए तो एसेट है। पक्का, एक और बार वापस से, कि आपके पास क्या आ रहे हैं, शेयर्स, ठीक है, तो आपको तो बेनिफिट मिला अगेन, तो आपके लिए क्या हो गया, फाइनेंशियल एसेट। सामने वाले ने सर शेयर इशू करे, लेकिन क्या उसने डे वन पे आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो इशू करने वाला था वो फिक्स किए क्या, नो, उसने अमाउंट फिक्स किया कि सपोज आई विल पे यू ₹10 lakhs ईदर इन कैश और इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट आफ्टर 3 months, ठीक है। तो अब 10 लाख रुपए के शेयर्स मैं आपको दूंगा। अब वो मार्केट प्राइस पे डिपेंड करता है, करेक्ट है, अंडरस्टूड। सो यहां पे इसका एग्जांपल लिख लेते हैं ना अपन, लोन गिवन वर्थ ₹10 lakhs which will be settled in equity shares worth ₹10 lakhs based on market price of shares on as on date of settlement, करेक्ट। जिस दिन पे सेटलमेंट हो रहा है, अब 3 महीने बाद सेटलमेंट होगा तो उस दिन तो मार्केट प्राइस कुछ भी हो सकती है ना, बट मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही बोल दिया था मैं 10 लाख के शेयर्स दूंगा। अब उस दिन कुछ भी प्राइस हो, मैं आपको टोटल वर्थ कितने की देने वाला हूं, 10 लाख। तो क्या ये जो मेरा और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये बेस्ड ऑन इक्विटी शेयर्स हुआ है या 10 लाख रुपीज हुआ है, 10 लाख रुपीज, करेक्ट। लेकिन मैं अगर वहीं ये बोल देता कि आई विल गिव यू शेयर्स, सॉरी 1 लाख इक्विटी शेयर्स, अब उसकी मार्केट प्राइस कुछ भी हो, इररिलेवेंट मेरे लिए, मैं आपको कितने शेयर्स देने वाला हूं, 1 लाख शेयर्स। अब 1 लाख शेयर्स दे रहा हूं तो फिर ये इक्विटी क्लासिफाई करेगा सामने वाला, क्योंकि शेयर्स फिक्स हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट प्राइस। हाँ, आपके लिए तो हमेशा एसेट होगा, लायबिलिटी या इक्विटी हो सकता है सामने वाले के लिए, करेक्ट नाउ, ठीक है, ये क्लियर है, यहां पे कोई डाउट नाउ। नोट लिख लेना, if number of shares are fixed then it shall be treated as equity, correct? ये अंडरस्टूड। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट। सर सबसे पहले क्या था सर, फाइनेंशियल एसेट के अंदर क्या क्या आ जाता है सर, कैश बैंक, सर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर कंपनी, ठीक है, देन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर कंपनी के बाद कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव इक्विटी शेयर्स, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है सर। इसके बाद एनी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो पोटेंशियली फेवरेबल है तभी आपके लिए एसेट है, करेक्ट। एनी कॉन्ट्रैक्ट
any contract which can be derivative as well as non-derivative settled in variable number of equity shares, मतलब number of shares fix नहीं है, ठीक है, और अगर फिक्स होते तो वो इक्विटी कहलाता। करेक्ट, दिस इज द एंटायर फाइनेंशियल असेट। अब आप आ जाओ टेक्स्ट बुक पे। हाँ, किस चीज का? नहीं, एमसीक्यू में आ जाता है कि ये पहचानो क्या है, समझना तो बहुत जरूरी है भैया। ये सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है अपने को। क्वेश्चन 1 सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो, आई विल बी बैक। क्वेश्चन 1 सॉल्व करो। किए? चलो, अपने पास है सबसे पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन? क्लासिफाई वेदर दी फॉलोइंग आर क्या फाइनेंशियल असेट और नॉट। बताओ, सबसे पहले अगर अपन बात करें, कैश है ना, फाइनेंशियल असेट तो हो गई है, करेक्ट? यस। बैंक बैलेंस, यस। डेटर्स, यस। इन्वेंट्री, नो। पीपी, नो। इंटेंजिबल, नो। ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंडिया 40 अपन पढ़ चुके हैं, लैंड एंड बिल्डिंग बेसिकली, नो। एडवांस टू सप्लायर, नो। सप्लायर को आपने एडवांस में पेमेंट किया है तो वो तो कोई आपके लिए फाइनेंशियल एसेट है ही नहीं ना। आपने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, आपने पेमेंट किया है, एडवांस दिया है ना। चलो, एडवांस टू सप्लायर रिफंडेबल सिंस कॉन्ट्रैक्ट हैज कैंसल्ड, नाउ इट इज यस, क्योंकि उससे मिलने वाला है कैश, राइट है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट आज आपने दिया है, काम होने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद डिपॉजिट रिटर्न मिलेगा, तो मुझे बताओ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस इफ रिफंडेबल एंड नो इफ नॉट रिफंडेबल, है ना। मतलब वो आपको फिर चेक करना पड़ेगा, तो यहां पे आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा यस इफ रिफंडेबल, यस इफ रिफंडेबल। आप चाहो तो बुक में ही लिख सकते हो इसको, है ना, एंड नो इफ नॉट रिफंडेबल, करेक्ट है, क्योंकि बेनिफिट ही जनरेट नहीं होगा ना अगर रिफंडेबल नहीं है। नाउ बिल रिसीवेबल, ऑफ कोर्स यस। कैपिटल एडवांसेस, कैपिटल एडवांस, कैपिटल एडवांसेस शेड्यूल 3 में कहां आता है? नॉन करेंट में। नॉन करेंट में कहां पे? कि आपने कोई एडवांस पेमेंट कर दिया, पेमेंट कर दिया है, हाँ, नो, ऑब्वियसली नो, क्योंकि इससे कोई बेनिफिट अभी मिलने थोड़ी वाला है कैश या शेयर्स में, करेक्ट। नाउ गोल्ड, गोल्ड क्या है? गोल्ड पीपी ही होता है, असेट साइड तो आएगा, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, बट गोल्ड है, इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड, उससे क्या ये अपन क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन याद रखना क्या है? फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट क्या है? कैश एंड बैंक नहीं, शेयर्स में रिटर्न आ रहा है नहीं, डेरिवेटिव नो, नॉन डेरिवेटिव नो, इक्विटी मिल रहा है नो, कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि ये कॉमोडिटी है, सो नो। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, यस,
ई आई लिखा है ना, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर, यस, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, यस, इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल, मतलब क्लेम आपको रिसीव होगा तो कैश मिलेगा, यस, लीगल केस, लीगल केस, नो, लीगल केस है, आपने लीगल केस चल रहा है, कॉन्टिंजेंट है ना ये तो, इंडेस 37, यहां तो आएगा ही नहीं। नाउ गारंटी रिसीव फ्रॉम थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ डेटर, यस ऑफ कोर्स, टीडीएस टैक्स रिफंडेबल, मैंने क्लियरली इनकम टैक्स नो लिखा हुआ है ऊपर, है ना। कॉमोडिटी मार्केट, अगेन वही, कॉमोडिटी मार्केट से कुछ खरीदा, गोल्ड सिल्वर, कॉमोडिटी मार्केट मतलब गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट किया, सिल्वर वगैरह में इन्वेस्ट किया, कुछ भी नहीं मिलने वाला, करेक्ट है ना। बट याद रखना, इसको भी थोड़ा सा अपन अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में। डिस्चार्ज हो गया, नो, आगे लिखना, नो इफ ग्रॉस सेटलमेंट, एंड लिखना यस इफ नेट सेटलमेंट। ग्रॉस सेटलमेंट है, ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब गोल्ड के बदले गोल्ड, तो कोई मतलब ही नहीं है। नेट सेटलमेंट का मतलब होता है गोल्ड के बदले कैश। अरे कुछ लोग नहीं होते, गोल्ड खरीद लेते हैं सुबह सुबह, शेयर मार्केट के उस पर ट्रेड हो रहा होता है ना, और जैसे ही प्राइस थोड़ा बढ़ी बेच दी। तो मतलब बेसिकली इनका पर्पस क्या था, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब आप गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप उस गोल्ड को इन्वेस्ट करके उससे कैश रिटर्न ले रहे हो, राइट। तो यहां इंटेंशन क्या है पार्टी का, रिटर्न कमाना, ना कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट। और अगर आप ग्रॉस सेटलमेंट कर रहे हो, इसका मतलब आज आपने गोल्ड में इन्वेस्ट किया, आगे जाके आप उसे रिडीम करा लोगे, मतलब जाके एक्सचेंज से गोल्ड ले लोगे ना। तो ग्रॉस सेट मतलब गोल्ड के बदले गोल्ड, नॉट एप्लीकेबल, बट गोल्ड के बदले कैश। बट कंपनी को नहीं बेचा ना, ऐसे तो तुम किसी को भी बेच दो, नहीं समझे, इंडेक्स किस पे लगेगा, वो क्यों बेचेगा तो एक मिनट, इसको लिखेंगे यहां पे नो, इसको अपन डिटेल में अभी आगे भी देखेंगे इंडेक्स में। नो ग्रॉस सेटलमेंट और नेट सेटलमेंट को, नो इफ ग्रॉस सेटलमेंट, है ना, एंड यस इफ नेट सेटलमेंट। नेट सेटलमेंट का मतलब क्या होता है दोस्त, सीधी सी बात है, मेरे को आपसे 80 रुपए लेने थे, आपको मेरे से 100 रुपए लेने थे, 20, दिस इज नेट सेटलमेंट। आई बात समझ में, मेरे को आपसे 80 लेने थे, आपको मेरे से 100 लेने थे, तो अपन का डिफरेंस कितना है, 20 सेटलमेंट कर दो, तो दैट 20 इज सेटल्ड इन कैश। मतलब यहां पे इंटेंशन क्या थी, कैश की, है ना। ओके, प्रीपेड एक्सपेंस, नो, कोई बेनिफिट थोड़ी आने वाला है उससे। इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, यस, इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड कभी ना कभी रिटर्न देगा जब अपन उसे रिडीम कराएंगे, है ना। नाउ इन्वेस्टमेंट इन रियल स्टेट, नो, बिल्डिंग हो गई ना फिर तो, बिल्डिंग प्रॉपर्टी, वो तो फिर इन्वेस्टमेंट में चला गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, करेक्ट। बताओ क्या ये दिमाग थोड़ा चला इस पे। हाँ, ये सारे मैंने केस यहां पे रख दिए, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में ये सारे 24 केस हैं, मैंने एक जगह कर दिए, ठीक है। यस पीपल, अंडरस्टूड। अमृतांश, सूर्यांश, खुशी, आरवी, भूपेंद्र, जो मतलब आर्यन, भूपेंद्र जोगी के नाम से ज्वाइन है भाई वो। चलो अब अगला हैशटैग नंबर 5, फटाफट से लायबिलिटी समझ लेते हैं सर, कॉन्सेप्ट नंबर 5, फाइनेंशियल लायबिलिटी, करेक्ट। सबसे पहले यार वहां था कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, यहां है कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू पे, है ना, या ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, करेक्ट। या इक्विटी शेयर्स, ऑब्लिगेशन है या तो कैश में पे करना है या इक्विटी में। सो
कैन आई से नंबर ए क्या कहलाएगा सर? कॉन्ट्रैक्चुअल, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। टू डिलीवर कैश, या ऐसा लिखा हो कहीं पे भी मॉड्यूल में, कहीं मतलब पहले भी लिखा रहता था कि टू पे कैश, डिलीवर की जगह पे लिखा हो तो भी आप मतलब वही बात है कि कैश आपको देना है बेसिकली, मतलब वही है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अपन देखें तो यार क्या हो सकता है, ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? उल्टा, क्रेडिट, वेरी गुड, क्रेडिटर्स है ना, ट्रेड पेबल्स, बिल्स पेबल, करेक्ट। और बोलो, रिडीमेबल डिवेंचर, कैश में अगर रिडीम हो रहे, डिवेंचर इशूड बाई एंटिटी, इशूड बाई एंटिटी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, है ना, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। लोन टेकन, उधर का लोन गिवन, इफ रिफंडेबल, यस। तो ऐसे कई सारे एक्सेट्रा। नाउ नाउ सर, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब पता क्या होता है? ड्यूटी। ठीक है, ऑब्लिगेशन टू डिलीवर एनी अदर फाइनेंशियल असेट। यार देखो, मुझे आपको ना यार 60,000 रुपए देने थे, मैं आपको 60,000 देने वाला था, मेरे पास कैश नहीं थी 60,000। मैंने आपको क्या बोला कि यार ये प्रॉमिसरी नोट ले जाओ, बैंक में रख देना, आपको 60,000 मिल जाएंगे। तो केनाई से मैंने आपको क्या कैश दिया, बट मैंने आपको फाइनेंशियल असेट दे दिया, फाइनेंशियल असेट दिया जिसको आप एनकैश करा सकते हो। केनाई से अपना कॉन्ट्रैक्ट है ये, हाँ, नॉन डेरिवेटिव है, तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा कि नहीं? कहलाएगा, करेक्ट। नाउ इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं, एनी कॉन्ट्रैक्ट which will be settled by issue of, और मैंने आपको प्रॉमिसरी नोट नहीं दिया, मैंने आपको बोल दिया शेयर सर्टिफिकेट दे दिया, तो मैंने आपको पेमेंट कैश में किया है क्या? मैंने आपको पेमेंट कैश में किया है क्या? बट मैंने आपको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दे दिया। तो आपको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मिला, तो आप तो ओनर बन गए, तो आपके लिए तो फाइनेंशियल एसेट है, बिकॉज यू हैव अ राइट टू रिसीव कैश और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। आई हैव ऑब्लिगेशन टू पे कैश और फाइनेंशियल एसेट। तो कैन आई से करेक्ट ऑफ पेरेंट का भी दे सकते हो आप, इसमें पेरेंट कंपनी का इक्विटी शेयर्स दे सकते हो, सब्सिडरी का भी दे सकते हो। नाउ सी, contracts to issue own equity instruments, sorry,
कॉन्ट्रैक्ट्स टू इशू वेरिएबल नंबर ऑफ ओन इक्विटी शेयर्स। आपने इस बार, ये वही वाला केस है 10 लाख वाला, आपको मिलने वाले थे 10 लाख के शेयर, तो आपके लिए तो फाइनेंशियल एसेट है। मेरे को 10 लाख के शेयर्स देने हैं, तो मैं शेयर्स भले ही दे रहा हूं लेकिन किस वैल्यू पे, 10 लाख को ध्यान में रखते हुए, तो मेरे लिए तो लायबिलिटी हुई ना, इक्विटी नहीं कहलाएगा ये। ओके, डी फॉर एग्जाम्पल लें अगर मैं, इसमें मैं आपको क्या दे रहा हूं, हाँ तो वही तो बता रहा हूं, इसमें मैं आपको फाइनेंशियल एसेट दे रहा हूं लेकिन किस बेसिस पे दे रहा हूं, आपको मैं को आपको 60,000 रुपए देने थे, या तो मैं आपको प्रोमिसरी नोट दे दूं या मैं आपको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दे दूं, कितने के, 60,000 के, करेक्ट। या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा करूं, डे वन पे ही मैंने बोल दिया कि मैं आपको 60,000 की इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दूंगा, यहां पे डे वन पे क्या था, मुझे आपको 60,000 रुपए कैश में देना था, ठीक है, लेकिन मैंने आपको सेटलमेंट पे क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए। लेकिन यहां मैंने आपको डे वन में बोल के रखा, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दूंगा मैं 60,000 के या 10 लाख के, समझे। तो यहां डे वन पे इंटेंशन ही आपकी इक्विटी इशू करने की है, लेकिन बेस्ड ऑन वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। वेरिएबल मतलब फिक्स नहीं था डे वन पे कितने शेयर्स इशू करोगे, अमाउंट फिक्स था। हाँ, लैंग्वेज का थोड़ा सा ध्यान डिफरेंस है। एग्जाम्पल, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स of rupees 10 lakhs to be settled at 20% premium by issue of equity instrument at market price। That is number of equity shares equals to 10 लाख का 20%, 10 लाख प्लस 20% करना कितना होता है, 12 लाख है ना, 12 लाख डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। अब जो भी मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स है उतने शेयर्स आप इशू कर दोगे, मतलब क्या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फिक्स्ड है, नो, वो बेस्ड ऑन दिस, करेक्ट। नाउ लास्ट डी, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पोटेंशियली अनफेवरेबल, डेरिवेटिव contracts that are potentially unfavorable, done। this is your financial liability। चार बातें, फाइनेंशियल लायबिलिटी की चार बातें। पहला, ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश, दूसरा ऑब्लिगेशन टू डिलीवर एनी अदर फाइनेंशियल एसेट, तीसरा ऑब्लिगेशन टू डिलीवर या कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, एंड लास्ट इज डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नाउ क्या अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे चलें? क्या बुक में डी पॉइंट नीचे दिया है जब डेरिवेटिव के बारे में गिवन है अलग से? इसको करेक्ट कर लेना, फाइनेंशियल लायबिलिटी है ये। ठीक है, चलो बताओ
क्रेडिटर्स, यस फाइनेंशियल लायबिलिटी है. बिल्स पेबल, यस. प्रोविजन फॉर टैक्स, नो. अदर प्रोविजन, नो. लोन टेकन, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, यस. एडवांस फ्रॉम कस्टमर, वेरी गुड. डिवेंचर्स रिडीमेबल हैं, यस. और कन्वर्टेबल हैं. तो देखो ये यस कन्वर्टेबल हैं. तो ये हो जाएगा मेरे लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी. फाइनेंशियल लायबिलिटी, ठीक है. नो नो, ये भी फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये भी फाइनेंशियल लायबिलिटी, ये भी फाइनेंशियल लायबिलिटी. कन्वर्टेबल हैं, यस. कन्वर्टेबल, यस. बट ये इक्विटी क्लासिफाई कहलाएगा, क्योंकि डे वन पे ही आपने बोल दिया ना कन्वर्टेबल, करेक्ट. तो इसको आप क्या फाइनेंशियल लायबिलिटी बोलोगे? नो, इसको इक्विटी कहलाओगे. ठीक है. नाउ डिबेंचर कन्वर्टेबल है या सुनो तो रिडीमेबल है एट द ऑप्शन ऑफ होल्डर. होल्डर मतलब सामने वाला. सामने वाला मतलब मैंने डिबेंचर इशू करे, मैं कंपनी हूं, आप कौन है? डिबेंचर होल्डर. अब आप पे डिपेंड है. तो मुझे बताओ कंपनी को क्या क्लासिफाई करना चाहिए? लायबिलिटी. क्यों? उसको मालूम ही नहीं तो वो मैक्सिमम क्या हो सकता है? लायबिलिटी. अगेन ईश्वर, ईश्वर मतलब कंपनी. कंपनी को तो मालूम है. मान लो कंपनी की इंटेंशन क्या हुई? सेटलमेंट इन इक्विटी. तो अपन जनरली इसे इक्विटी क्लासिफाई करेंगे क्योंकि पता नहीं है. ठीक है. नाउ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऑलवेज फाइनेंशियल लायबिलिटी. प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल, फाइनेंशियल लायबिलिटी. ठीक है. और बोलो. प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेबल, इक्विटी. होल्डर के हाथ में फाइनेंशियल लायबिलिटी, ईश्वर के हाथ में इक्विटी. अरियर्स ऑफ, ये ऑफ है. प्रेफरेंस डिविडेंड नॉन क्यूमुलेटिव. नॉन क्यूमुलेटिव मतलब कंपलसरी डिविडेंड देना जरूरी नहीं है, तो फिर नो. कंपल्शन नहीं है ना. नॉन क्यूमुलेटिव. क्यूमुलेटिव होता तो फाइनेंशियल लायबिलिटी हर साल देना पड़ता. क्यूमुलेटिव मतलब मैंडेटरी है, आपको डिविडेंड देना है. और नॉन क्यूमुलेटिव मतलब मैंडेटरी नहीं है, कंपनी के ऊपर है. डिविडेंड देना हो दो, नहीं देना है तो मत दो. तो अगर कंपनी के ऊपर है, कंपनी तो चाहेगी ना. करेक्ट. नाउ ये 18 पॉइंट्स हैं. नहीं तो इक्विटी भी तो पढ़ेंगे ना अब. नहीं, इक्विटी अपन ने यहां पे उस डेफिनेशन की पीओवी से गए हैं 5 मिनट बाद. इक्विटी अपन अब पढ़ेंगे क्योंकि अपने को इक्विटी का कॉन्सेप्ट समझना है. सिर्फ इक्विटी का कॉन्सेप्ट बहुत छोटा सा होता है. हैशटैग नंबर 5 6 है क्या? ठीक. हाँ, एक एक्सक्लूजन भी तो था. हाँ. नाउ इक्विटी. ऊपर वाले क्वेश्चन में आप इक्विटी समझ गए. क्यों? क्योंकि जो फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है वो इक्विटी है. इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ए. दोज इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स which have residual interest in net assets of the entity. Basically net assets is nothing but equity. सेकेंड बात वो बोलता है कॉन्ट्रैक्ट. एक सेकेंड. कॉन्ट्रैक्ट टू इशू फिक्स्ड
नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आपने डे वन पे ही डिसाइड कर लिया कि इक्विटी शेयर्स इशू करने हैं कितने, टू सेटल फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। मतलब मुझे आपको 10 लाख देने हैं, मैंने आज ही आपको बोल दिया कि हर्ष भाई मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, 10 लाख आपके चुका दूंगा, लेकिन 10 लाख के लिए मैं 1 लाख इक्विटी शेयर्स दूंगा। मतलब डे वन पे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फिक्स्ड, अमाउंट ऑफ लायबिलिटी फिक्स्ड, तो फिर ये इक्विटी है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज फिक्स नहीं है तो इट विल नॉट बी क्लासिफाइड एज इक्विटी। करेक्ट। नाउ एग्जांपल, हाँ, entities own equity shares, example 1, issue 500 equity shares to settle liability of रुपीज 5000। बताओ इक्विटी होगा कि नहीं? करेक्ट। तो आंसर इज इक्विटी। सेकंड अगर मैं बोलूं, इशू 500 equity shares to settle liability equal to market price of equity shares as on date of सेटलमेंट। बताओ, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फिक्स्ड है लेकिन अमाउंट फिक्स है क्या लायबिलिटी का? नो। तो बिकॉज लायबिलिटी सेटल्ड नॉट फिक्स्ड। Last example, now liability of 5000 to be settled by issue of own equity shares where market price of shares, market price should be equal to rupees 5000। बताओ, 5000 की लायबिलिटी सेटल करनी है, ओन इक्विटी शेयर्स इशू करोगे लेकिन 5000 के बराबर करोगे, मतलब शेयर्स इशू कर रहे हो लेकिन कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हो ये फिक्स नहीं है। सो फाइनेंशियल लायबिलिटी बिकॉज इक्विटी शेयर्स issued is not fixed. This is your equity. Complete. चलें, ओके। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें